अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर जो हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ हमारी एक्सरसाइज है 10.3 इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वाई प्योर वाटर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि प्योर वाटर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर से जो करंट है वो अच्छे से गुजर जाए, स्पीड के साथ गुजर जाए, या करंट की जो मकदार है वो ज़्यादा मकदार में करंट गुजर जाए। उसको जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उतनी अच्छी इसके अंदर से करंट की मकदार उतनी स्पीड से और उतना ज़्यादा मकदार में करंट चला जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो प्योर वाटर है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। तो इसकी जो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है जब वो आयोनाइज हो जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू, जो हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस में जब ये सेल्फ आयनाइज होता है, उसके सेल्फ आयनाइजेशन होने की जो उसकी जो है वो हमने अपने पहले डिस्कस कर चुके थे कि वो होती है 1/10⁻14, यानी कि 10⁻14 में से एक मालिक्यूल जो है वो आयनाइज हो रहा है सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से, जो खुद ही आयनाइज हो रहा है। यानी कि 10⁻14 में से सिर्फ एक जो उसका जो पानी का मालिक्यूल है वो सेल्फ आयनाइज होगा। अब उसकी कितनी बनती है, कितने उसकी परसेंटेज कितनी मोलरिटी बनती है 1 लीटर के अंदर, तो उसकी जो 1 लीटर के अंदर बनती है वो है 10⁻⁻7 10⁻⁻7 उसकी मोलरिटी बन रही है। यानी कि वो उसकी अगर हम डिकोड करके देखें तो वो बनता है 10⁻⁷ ग्राम इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर सिर्फ इतने ग्राम्स यानी कि 10⁻⁷ ग्राम बन रहा है, जो कि बहुत थोड़ी मिकदार है। अब करंट को पास होने के लिए आयंस चाहिए, आयंस की मिकदार सिर्फ 1 लीटर के अंदर सिर्फ इतनी है 10⁻⁷, तो बहुत थोड़ी है। यानी कि तो इस वजह से क्या होगा कि जो करंट है वो पानी में से प्योर वाटर में से अच्छी तरह से गुजर नहीं पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास जो पानी है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साबित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो HCl है वो H2SO4 से जो है वो दोनों है बेसिकली जो है वो एसिड है। तो इनमें कौन सी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा, किसकी एसिडिटी कम है और उसकी वजह क्या है। अब हमने इस क्वेश्चन में उसने बताया कि जो हमने जब हम इन दोनों को जब हमने टेस्ट करना है तो दोनों के लिए जो हमने मोलरिटी लेनी है या जो दोनों के जो मालिक्यूल लेने हैं वो सेम लेने हैं। तो यहाँ पे हमने एक मालिक्यूल ले लिया दोनों का। आप दोनों को आयोनाइजेशन करते हैं, तो आयोनाइजेशन करने के बाद क्या होता है कि जो HCl है वो एक हाइड्रोजन दे रहा है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। हमने यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन को काउंट कर रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो HCl है वो एक हाइड्रोजन दे रहा है और H2SO4 जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। हम अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर के जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो H2SO4 है ये ज़्यादा एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं H2SO4 को, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे रहा है। अब हम देखें कि इसको जब हम pH में मेजर करते हैं तो pH वैल्यू इसकी कम आएगी, H2SO4 की pH वैल्यू कम आएगी और जो HCl है उसकी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इसकी pH वैल्यू कम आएगी तो ऑब्वियसली ये एसिडिक ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम pH स्केल के अंदर देखें तो अगर हम pH स्केल में 7 to 0 की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक होता चला जाएगा, और जितना इस तरफ से कम होता चले जाएंगे नंबर उतनी ये जो एसिडिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर हमें pH नंबर कम आ रहा है काउंट करने के बाद, रिजल्ट करने के बाद, तो क्या होगा कि जो यानी उसका मतलब होगा कि वो एसिडिक ज़्यादा है। अब हमारे पास HCl 2 है और 2 से भी कम आ रही है H2SO4 की, यानी कि और इस तरफ गया pH वैल्यू, यानी कि 1.7। हमारे पास जो एग्जांपल उसने दिए हैं 10.4 और 10.2, उसको हमने सॉल्व करने के बाद जो हमने देखा तो हमारे पास HCl की 2 आई और H2SO4 की 1.7 आई थी। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये pH वैल्यू इसकी 1.7 कम है, यानी कि जो H2SO4 है ये मोर बेसिक है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। अब हम पहले ये देख लें कि जो आयोनिक जो हम यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आयोनिक प्रोडक्ट या कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसकी जब हम इक्वेशन में थोड़ा पीछे चले जाएं, जैसे हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था pH वाले में, हमने अपने पिछले लेक्चर में उसके अंदर हमने देखा था कि जब हम Kc की वैल्यू को जब हम कांस्टेंट रखते हैं और H2 पानी का जो कांस्टेंट है इसको हमने किससे मेजर किया था, कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw के साथ। और इसके अंदर जब हमने इसको मेजर किया था इसकी वैल्यू को, तो ये आई थी हमारे पास 10⁻14। अब हमने देखा था ये हमारा जो टेम्परेचर था ये हो रहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास सिर्फ यानी कि जो हमारे पास जो आयोनाइज हो रहे थे पानी के जो अंदर जो हाइड्रोजन और OH नेगेटिव के आयन थे वो कितने थे, 10⁻⁷, यानी कि
1/10⁴ यानी 1/10⁴ में से सिर्फ एक मालिक्यूल हो रहा था एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस से, जब से ही उनका टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, तो क्या होगा, उसके जो मालिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है H2O के अंदर, तो वो क्या होगी, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर वो बढ़ जाएगी, जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके ऊपर गालिब आ जाएगी। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर उनकी जो फोर्सेज है मूवमेंट की वो गालिब आ जाएंगे, तो क्या होगा कि वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव के आयन जो है वो ज़्यादा बनेंगे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये आयन की कंसंट्रेशन पे, यानी कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे जो आयन की कंसंट्रेशन है, आयन बनने का जो प्रोसेस है आयनाइजेशन, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड PH, P और PS से क्या मुराद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास PS, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव लॉग। किसी भी सिंबल से पहले जब हम P लिखेंगे स्मॉल p, तो उसका मतलब होगा नेगेटिव लॉग, और जब हमने PH लिखा है यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग लेंगे हम। ये नेगेटिव लॉग इसलिए लिया जाता है, हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल के साथ, कि इसलिए लिया जाता है ताकि ये जो वैल्यू है ये माइनस के अंदर जब होती है बहुत ज़्यादा पीछे को, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए जब हम इसको 10⁻⁻7 का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, 10⁻⁻7 के जी 10⁻⁻7 का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाती है, जो कि 7 होती है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं इसको पॉजिटिव करने के लिए। जो ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बेसिकली जो हमें हमसे पूछा गया है वो सिर्फ ये पूछा गया है कि PH और P में क्या डिफरेंस है। तो P मतलब नेगेटिव लॉग और PH मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि कितनी कंसनट्रेशन में मौजूद है H पॉजिटिव आयन। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है साल्ट। तो साल्ट हम देख लेते हैं कि साल्ट क्या चीज़ है। ये एक न्यूट्रलाइज्ड, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ये किस वजह से होता है, क्योंकि हम ये भी अपने पिछले टॉपिक में एसिड वाले एसिड के रिएक्शंस के अंदर हम देख चुके हैं। ये एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से वजूद में आता है। जब ये एसिड और बेस के रिएक्शन हम करवाते हैं तो एक हमारे पास साल्ट आता है और दूसरा पानी आता है। ये जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है, इसके ऊपर अगर हम pH टेस्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल आएगा, इसका जो pH है वो बिल्कुल 7 आएगी, इसकी pH जो है वो 7 शो करेगा। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज बोलते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ने जब हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया और एक H2O बन गया, जिसने pH स्केल पे हमें क्या शो कराया, 7, यानी कि टोटली न्यूट्रल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है, वो बताता है कि ये आयोनिक होता है। जितने भी साल्ट्स हैं ये आयोनिक होंगे। आयोनिक का मतलब कि ये आयन के रिएक्शन के बाद जो है आयोनिक बॉन्ड, जो मैंने अपने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड यानी कि एक हमारे पास क्या आएगा, एनायन, और दूसरा केटायन। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास NaCl बनेगा। अब इनके ऊपर जो चार्जेस है, ये जो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव का आया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव एक Na पे, सोडियम पे हमारे पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये क्यों है, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। किस लिए लिया है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जितने भी यहाँ पे रिएक्शन होंगे केमिस्ट्री के अंदर में जितने भी पढ़ते हैं, वो सारे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होते हैं। इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो उसने डोनेट कर दिया, और क्लोरीन के पास अपना जो ऑक्टेट रूल था उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम था। तो क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या हुआ, इन चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और जो जितने भी साल्ट्स हैं वो इसी तरह से वजूद में आते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो अनायन होगा हमारे पास, वो किससे आएगा, हमेशा जो है वो एसिड से आएगा। अब यहाँ पे हमने देखा था अपना जो रिएक्शन करके NaCl जो हमारे पास हासिल हुआ था, इसके अंदर जो हमारे पास Cl है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ये किससे आ रहा है हमारे पास, एसिड से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल, क्योंकि इसके ऊपर ये अनायन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एसिड रेडिकल, क्योंकि ये एसिड से आ रहा है। अब हम देखते हैं बेसिक रेडिकल। हमारे पास जो बेसिक रेडिकल है वो Na है, NaCl के अंदर Na है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो बेसिक रेडिकल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एसिडिक रेडिकल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी वजह से ये क्या करेंगे, आयोनिक फॉर्मेशन करके, आयोनिक बॉन्ड बना के क्या करेंगे, अपना
फॉर्मेशन करेंगे किसी भी साल्ट की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मेटल्स हैं और उसका जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारे पास साल्ट हासिल होते हैं वो है, सबसे पहले हमारा जब सोडियम है, सोडियम का जब हमने HCl के साथ करवाया तो हमारे पास यहाँ पे आपके सामने होगा ये वाला रिएक्शन कि सोडियम का जो NaCl है, सोडियम का Na और उधर से Cl आएगा, एसिडिक रेडिकल जब हमारे पास क्लोरीन आएगा, एसिडिक रेडिकल ये हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो एसिड से एनायन आएगा उसको एसिड रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Cl आएगा, Cl यहाँ पे हमारे पास आएगा और ये सिंपली हमारे पास रिएक्शन होगा और ये हमारे पास साल्ट आ जाएगा। और जो साल्ट की हमारे पास जितनी भी जो हमारे पास कह लें कि आप जो साल्ट को देखने का तरीकाकार है वो आप अपने जहन में ये भी रख सकते हैं कि जिसके एंड पे Cl आए, NO3 आए, SO4 आए, PO4 आए, वो क्या है, उसको आप डायरेक्टली साल्ट बोल सकते हैं कि ये साल्ट है। यानी कि जिस भी हमारे पास केमिकल फार्मूला जब हमारे पास आए तो उसके एंड पे NO3, SO4, PO4 या Cl हो तो वो क्या है, वो सिंपली साल्ट है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से जब ये बनते हैं तो हमारा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है साल्ट्स की, तो वो है कि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड किस तरह से देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया है सोडियम क्लोराइड का, वो ये है जिसके अंदर जो बड़ा हमारे पास सर्कल है वो सोडियम को डिनोट कर रहा है और जो हमारे पास क्लोरीन है, ये जो छोटा डॉट है वो क्लोरीन को। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, यानी कि बिल्कुल ही फिगर के साथ, एक प्रॉपर फिगर के साथ ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो सिंगल लाइंस हैं हमारे पास, ये इनकी बॉन्डिंग को ज़ाहिर कर रही हैं। ये जो बड़ा सर्कल ये सोडियम को और ये छोटा डॉट जो है अब ये क्लोरीन को। अब ये क्या है कि टोटली सिंपली एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्गली इम्बेडेड है एक दूसरे के साथ। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है। तो अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक तो इनका आयोनिक बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्गली, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर जो है वो ट्रांसफ़र के बाद बने हैं, स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ वो मिले। तो दूसरा जो चीज़ है स्ट्रॉन्ग इनको करती है वो है यानी कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरा इनका ये आयोनिक स्ट्रक्चर। ये इस तरह से जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड बना देते हैं, जिसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर हम अपनी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साल्ट की उसकी तरफ जाते हैं कि इनके अंदर जो हर साल्ट है, हर साल्ट के अंदर अपनी जो उसके अंदर जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं उनकी जो एक प्रॉपर जो उनकी जो तादाद है वो हर साल्ट के पास डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर 5 उसके साथ एम्बेडेड होंगे वाटर के मालिक्यूल, और जो कैल्शियम सल्फेट है उसके पास 2। अब ये क्यों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों होगी, यानी कि ये नाम से बता रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, यानी कि जो साल्ट हैं हमने देखा कि हमने अपने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये होते हैं आयोनिक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। तो इनको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने के लिए, इनको एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप देने के लिए क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इनको एक स्ट्रक्चर मुहैया करते हैं, इनको स्ट्रक्चर देते हैं इनके क्रिस्टलाइन को। यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कॉपर सल्फेट की एग्जांपल है हमारे मेरे पास, उसका जो ये मैंने फार्मूला ड्रा किया है और उसके इर्द गिर्द जो ये 5 जो हैं ये जो हमारे पास H2O के यानी कि पानी के मालिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और इसी तरह से जैसे इसके 5 होते हैं, लेकिन जब हम कैल्शियम सल्फेट का देखते हैं तो उसके पास 2 होते हैं। अब इसके जो पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके अंदर बताया गया कि जो साल्ट होता है उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके जो आइंस हैं उनकी जो तादाद है वो डिफरेंट हो, लेकिन जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, चार्जेस की तादाद जो है बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे NaCl है, तो NaCl में क्या है कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, यानी कि इन दोनों के ऊपर आयन की तादाद तो चले सेम है, जो कि अगर सेम ना हो तो ठीक होता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो चार्जेस हैं उनकी तादाद का सेम होना ज़रूरी है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव। यहाँ पे मैं दूसरी मिसाल देता हूँ जिसके अंदर आयंस की तादाद जो है वो डिफरेंट है लेकिन चार्जेस सेम है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम की जो हमारे पास वैलेंसी है वो +2 है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो देने हैं। अब जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन क्लोरीन ने 1 लेना है। तो क्या होगा कि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इसके 2 एटम जो है उसके साथ अटैच होंगे। एक क्लोरीन को ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना और दूसरी क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये क्या हुआ है यहाँ पे कि जो आइंस हैं उनकी तादाद तो डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे पास चार्जेस हैं वो सेम हो चुके हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, 1 इसने लिया और 1 इसने लिया, ये जो कि मिलके क्या बन गए 2 वो बन गए और 2 ही ये, यानी कि जो 2 हमारे पास यहाँ पे दिए गए, यानी कि जो डोनेट हुए वो भी 2 हैं, अब जो लेने वाले वो भी 2। अब यानी कि इनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल न्यूट्रल।
यानी कि यहाँ पे हमारे पास +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन का, इस क्लोरीन का एक और इस क्लोरीन का एक 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। इसके जो चार्जेस हैं उनकी तादाद बिल्कुल सेम होगी। आयंस की तादाद जो इस तरह से कम हो ज़्यादा, जैसे पॉजिटिव आयन यहाँ पे 1 है, लेकिन जो नेगेटिव आयंस हैं वो 2 हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।